तो आइए हम सभी मिलकर एक और मैराथन क्लास शुरू करते हैं और इस वीडियो से आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आप अपनी तैयारी की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तैयारी की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 100% रहती है। ठीक है, वैसे 100% तो कुछ नहीं होता है, बट हम ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी सेट पेपर में जरूर आता हो। ठीक है, तो इसके लिए आप हो जाइए तैयार और इस मैराथन क्लास को एक बार में कर दीजिए खत्म। ठीक है, मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। अंतिम में हम आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इस मैराथन क्लास के बाद जो वीडियो आएगा वो होगा बहुविकल्पी प्रश्न, जो आप मैराथन क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद इस मैराथन क्लास का न्यूमेरिकल वीडियो भी आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुविकल्पी या न्यूमेरिकल ऐसे प्रश्न आपको हम बताएंगे जो प्रश्न पिछले 5 साल के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों। तो बच्चों, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यदि आप इन सभी वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी ना तो डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा, ना तो न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा, और ना ही कोई बहुविकल्पी प्रश्न अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिए, हम सभी मिलकर इस मैराथन क्लास को शुरू से लेकर अंत तक खत्म करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं कि आपके पास समय की हो सकता है कि कमी हो, क्योंकि आपको अन्य भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या मैथ्स ग्रुप के हैं या बायो ग्रुप के हैं, सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर प्लानिंग बना के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बूस्ट करते रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम आने से कुछ दिन पहले ही आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए और आप कम से कम 50 या 60% सिलेबस रिवीजन भी कर चुके हों। ठीक है, तो यदि आप साथ देते हैं तो बोर्ड एग्जाम आने तक हम बहुत सारे चैप्टर का मैराथन क्लास आपके सामने लेके आएंगे। मैराथन क्लास के साथ साथ आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेगा, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, और एक वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें आपका पूरा बुक का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उस वीडियो से आपको डेरिवेशन को तैयार करने में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, हम सभी मिलकर बोर्ड एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मैराथन क्लास शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम सीखें कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, ये दो बहुत ही प्यारे वर्ड हैं और इन्हीं वर्ड पे पूरे प्रकाश का चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का, एक लाइन में परिभाषा समझो आप, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन तो हमें अभी बाद में पढ़ना है, अभी हमें क्या पढ़ना है? परावर्तन। अभी हमें क्या पढ़ना है? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है,
परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे गोली दर्पण, और गोली दर्पण के बाद पढ़ेंगे हम अपवर्तन। ठीक है, आप इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन, आप हेडिंग लगाओ, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसका सीधा सीधा हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका हम रे डायग्राम आपको बताते हैं। ऐसे समझो आप, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इसमें दो सरफेस होता है, मतलब दो पृष्ठ होता है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। सपोज एक पृष्ठ पर कलई की गई है या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया गया है। ये लगाया क्यों जाता है? क्योंकि प्रकाश जब यहाँ टकराए तो इस माध्यम में न आए, क्योंकि जब इस माध्यम में प्रकाश आ जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? अपवर्तन बोल देंगे। मतलब प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में न आए, इसके लिए हम इसके परावर्तक पृष्ठ के एक सतह को लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं या कलई कर देते हैं। बात समझ में आ गई? जब हम कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो यह टकरा करके पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो किरण होती है ये होता है आपका आपतित किरण, और ये यहां से टकरा करके उसी माध्यम में वापस गई है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है, बात समझना बच्चों, ये आपका क्या है? ये आपका है परावर्तक पृष्ठ। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का यदि परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे? वह पृष्ठ जिस पर आपतित किरण क्या है? गिरती है, उसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। सिंपल परिभाषा। अब परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे आपतित किरण गिरती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये किरण क्या हुई? आपतित किरण क्या है? जो किरण परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पे टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराकर जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। एक चीज और मिसिंग हो रहा है। ठीक है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा होती है, एक लंबवत रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। कोई पूछ दे अभिलंब का परिभाषा बताइए तो आप बताओगे आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंबवत रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अभी आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है,
जो किरण पृष्ठ से टकराती है या पृष्ठ पर गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आप समझ गए? और जिस बिंदु पे गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंबवत रेखा है उसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है। और जो किरण पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। बात क्लियर? अब आप देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, मतलब इंसिडेंस एंगल। क्लियर बात? अब आप देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है। आर क्या है? परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि प्रकाश के परावर्तन के केस में ये जो आपतन कोण है ना और परावर्तन कोण, ये सदैव बराबर होता है। ठीक है। मतलब आपतन कोण आई जो है परावर्तन कोण आर के बराबर होती है। ठीक है। तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरण पृष्ठ से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ सकता है, पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए सत्य है। ठीक है। ऑप्शन दे देगा कि नॉट इक्वल्स टू आर, आई ग्रेटर देन आर, आई लेस देन आर। ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे देगा आई बराबर आर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा परावर्तन के लिए? परावर्तन के लिए आपका आई बराबर आर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर? अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। ठीक है। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ठीक है। याद है कि नहीं याद है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब ये दो नियम बताने से पहले हम आपको एक बार और प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख बताते हैं, रे डायग्राम बताते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? यह एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिसके एक साइड में कलई की गई रहती है और इस पर एक किरण गिरती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित। प्रकाश के परावर्तन का नियम जब आप लिखेंगे तो ये फिगर जरूर बना लीजिएगा। आपतित किरण कहते हैं परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो खींची गई लंबवत रेखा होती है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। एक विशेष ध्यान रखिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। फ्री हैंड आप बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट आपको एग्जाम में यदि बनाना होगा तो आप इन कोणों का विशेष ध्यान रख के बनाइएगा तो फिगर आपका स्पष्ट दिखाई देगा।
बात क्लियर। तो प्रकाश जब किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन। एग्जाम में क्या पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, तो प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आप देखिए परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन का जो पहला नियम है ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका हो गया परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो दूसरा नियम। हम आपको अभी बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का जो मान होता है वह परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुपचाप हमें दूसरे नियम में लिख देना है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम कंप्लीट हो गया। जब भी एग्जाम में ये प्रश्न आए तो फिगर आप जरूर बनाना। सबसे पहले आप प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा लिखना, फिर फिगर ड्रा करना, फिगर के बाद आप दो नियम लिख देना। क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, धीरे धीरे होले होले पढ़ते रहो। ठीक है ना, बेहतर तरीके से तैयारी करो। प्रकाश वाला पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, 20 से 25 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी पेपर सेट में कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। समझ गए, ज्यादा से ज्यादा कभी पूछता है तो 25-25 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है। 15 से 20 नंबर के बीच में तो आना ही आना है, तय है। समझ गए, इसके लिए जो टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं आपके साथ मिलकर, इसलिए मैं बोल रहा हूं हम लोग शुरू किए हैं। समझ गए, मैं नहीं शुरू किया हूं, हम लोग शुरू किए हैं। मतलब आप और हम मिलकर के ये टॉपिक शुरू किए हैं और इस टॉपिक को हम खत्म भी करेंगे। तो अभी प्रकाश के बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आने वाले हैं। उन डेरिवेशंस को पढ़ने से पहले हम आपको जो भी छोटी छोटी बात प्रकाश के बारे में बता रहे हैं उसको आप अच्छे से समझते रहो। समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। नाम आप सुने होंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। सीधा सीधा आप बात ये जानो, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि कहीं पे वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि कहीं पे वो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है और उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही होती हैं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है,
और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसका सीधा सीधा बात ये हो गया कि यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम रखें और उस वस्तु की आकृति मीन्स उस वस्तु का फिगर दर्पण में बन जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बात क्लियर? सुनिए एक बार और सुनिए। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार का है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब भी हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो वहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी और प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का निकलना बेहद जरूरी है। हम आपको आगे अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में हम आपको बताएंगे। 2 किरणें निकलती हैं और दर्पण से परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात यदि वो कहीं पे वास्तव में मिल रही होती हैं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ गया? एक बात आप और समझो, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब ही हमारी आंख से हमें दिखाई देता है। समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब ही हमें क्या होता है, दिखाई देता है। और जो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। बात समझ गए? जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो आपका उल्टा होगा, जो प्रतिबिंब आभासी बनता है वो आपका क्या होगा, सीधा होगा। बात क्लियर? तो अभी आपके प्रतिबिंब की बात खत्म। प्रतिबिंब के बारे में यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना लीजिए। प्रतिबिंब का पूरा नोट्स आप लिख लो, ठीक है? मैं एक बार और आपको बता देता हूं प्रतिबिंब क्या है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है? जब किसी वस्तु से निकल करके जो प्रकाश किरणें चलती हैं और परावर्तन के पश्चात कहीं वास्तव में मिलती हैं तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? आप वास्तविक प्रतिबिंब के जैसा आभासी प्रतिबिंब का भी परिभाषा लिख लीजिएगा। चेंज आपको क्या करना है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, यहां लिखा है वास्तव में मिलती हैं, यहां पे आपको लिख देना है मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है? इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं तो इसमें आप लिख दीजिएगा आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। बात क्लियर? अब बात आती है बच्चों गोलीय दर्पण, ठीक है? पूरे दर्पण के केस में परावर्तन की घटना होने वाली है। मतलब प्रकाश किरण चिकने पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है? खोखला गोला आप जानते हो, खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग है ना उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है? मतलब खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या है, गोलीय दर्पण कहलाता है। हम आपको अभी समझाएंगे कैसे खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है? और गोलीय दर्पण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है आपका
उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर, और ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अवतल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, और गोली दर्पण के जो दोनों प्रकार हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये क्या होते हैं। बात क्लियर? तो गोली दर्पण क्या है? खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा एक बात समझ लो कि इसे अभिसारी क्यों कहते हैं और इसे अपसारी क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण की तरफ आने वाली जो भी प्रकाश किरणें हैं उनको परावर्तन के पश्चात एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं। आगे हम डिटेल में सब पढ़ेंगे, अभिसारी दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण क्या है। ठीक है। तो अभी हम सब समझें कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है। तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण का ही तो ये पार्ट है। गोली दर्पण क्या है? एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग। ठीक है। मतलब ये खोखला गोला है और इसको हम कट कर दें तो ये जो भाग होगा ना, यही आपका क्या कहलाएगा? गोली दर्पण। ठीक है। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल मीन्स होता है कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है दबा हुआ। ठीक है। और उत्तल दर्पण का मतलब होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। एक दर्पण होता है अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए सतह से होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए सतह से होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझिएगा। परावर्तन कब होगा? परावर्तन कब होगा? जब एक तरफ क्या होगा? कलई की गई होगी या लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया होगा, ताकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाए। मीन्स परावर्तन होना चाहिए। तो यदि परावर्तन आपका दबे हुए सतह से होता है, ठीक है, यही ना आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है। और मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग, और इसके बाहरी साइड में पेंट किया गया है या कलई की गई है, तो इसका परावर्तन किधर से होगा? दबे हुए सतह से होगा। ठीक है। जो भी प्रकाश किरण इस पे आएगी, ठीक है, टकरा करके पुनः इसी माध्यम में क्या होगी? वापस लौट जाएगी। इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में उभरे हुए सतह से परावर्तन होता है। मतलब उभरा हुआ सतह मतलब पहले आप खोखले गोले का कटा हुआ भाग लिखो, जिसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण। तो ये आपका हो गया एक दर्पण। उभरे हुए सतह से जब परावर्तन होगा, ये तो दबा हुआ सतह है, ये उभरा हुआ सतह है, तो कलई किधर होगी? तो कलई आपका दबे हुए सतह पे होगा। दबे हुए सतह पे आपकी कलई हो गई, तो परावर्तन इसका उभरे हुए सतह पे होगा। यदि कोई प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये आपका होगा उत्तल दर्पण। ठीक है। अभी आप वेट करिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हर एक पॉइंट का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। ये अभी आपका सीधा सीधा केवल बताया हूं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है।
जब दर्पण में परावर्तन दबे हुए सतह से होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जब दर्पण में परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखना कि गोली दर्पण क्या है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, समझ गए। तो जब उसकी हम कलई अंदर की तरफ कर देंगे तो वह उत्तल दर्पण हो जाएगा, और कलई यदि बाहर की तरफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। बात क्लियर। अभी हम इसके आगे भी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपका एक खोखला गोला है, ये आपका एक खोखला गोला है, ठीक है। ये समझो एक और खोखला गोला है, और खोखले गोले के कटे हुए भाग को ही हम गोली दर्पण कहते हैं। मान लो यहां से लेके यहां तक का जो भाग है ये क्या है, दर्पण है। इसको हम डॉटेड लाइन से बना लेंगे, ठीक है। आप इसे क्या करना, डॉटेड लाइन से बना लेना, बात क्लियर। और हम परावर्तन क्या कर रहे हैं, दबे हुए सतह से कर रहे हैं, मतलब कलई इसके उभरे हुए सतह पे होगी। जब कलई उभरे हुए सतह पे होगी तो परावर्तन दबे हुए सतह से होगा, तो ये आपका क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। और बच्चों जब गोला है तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो सपोज करो गोले का केंद्र ये है C, और ये दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। बताया था मैं आपको प्रकाश के परावर्तन वाले नियम में, ऐसे बताया था ना कि ये परावर्तक पृष्ठ है, और यहाँ जब कोई किरण आपतित होती है तो जिस बिंदु पे आपतित होती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से टकराकर जब कोई प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। तो उसी तरह ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, और अंदर का जो सतह है, अंदर का सतह आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल है जहां से प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा, ठीक। और परावर्तक पृष्ठ का एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव, और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। अब आपकी ये हो गई वक्रता केंद्र, C को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, ये हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब बात आती है बच्चों कि पूछ दिया कि ध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो किसी भी दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यदि आपसे पूछ दे कि वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र तो यहाँ पे क्या है, गोले का केंद्र है ना, और दर्पण क्या है, इस गोले का ही कटा हुआ भाग है। मतलब दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लिख लो, क्या लिखोगे कि दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बात क्लियर। अब देखो यहां से यहां तक एक रेखा मिला दो, ये ऐसे जो आपका कटा हुआ भाग है इसके एक पॉइंट से इसका अंतिम पॉइंट को, तो इसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक मतलब समझो फाटक, ठीक है। ये आपका दर्पण है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो समझो ये फाटक है, मतलब गेट लगा हुआ है, इसका नाम रख देना दर्पण का द्वारक।
बात क्लियर हो गई। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन, मतलब ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए सतह से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, समझ गए। और परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब एक बात आती है आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या आती है? वक्रता त्रिज्या मीन्स कैपिटल आर। तो जनरली त्रिज्या क्या होता है? यहां से यहां तक जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को तो हम त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का आप दो प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। पहली परिभाषा तो यही आप दे दीजिए कि दर्पण का जो वक्रता केंद्र C है और दर्पण का ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? एक परिभाषा और आप दे सकते हो कि ये जो हमारा दर्पण है, इस खोखले गोले का भाग है ना, मीन्स दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? तो आप दोनों तरीके से परिभाषा दे सकते हो। तो अभी आपका क्लियर हो गया अवतल दर्पण क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है और दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, और साथ ही साथ हम जाने दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इतनी बात क्लियर? अब आप देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए सतह से होता है। उभरे हुए सतह से तो अंदर की तरफ कलई कर दो, अंदर की तरफ कलई कर दो। और दर्पण क्या होता है बच्चों? इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा दो। और जब कोई प्रकाश किरण इस पे आएगी तो यहीं से परावर्तित होकर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या है? ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है P, इसे ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोला है तो कहीं न कहीं इसका वक्रता केंद्र भी होगा जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो दर्पण है ना वो खोखले गोले का ही भाग है। तो खोखले गोले का जो कुछ पैरामीटर होगा वो दर्पण का भी तो होगा। ठीक है, अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। जो हमारा दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग है उसी की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत मोटी हैं। ठीक है, आगे हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है और दर्पण का द्वारक क्या होता है। समझ गए? किताब में परिभाषा दिया रहता है कि जो हमारा दर्पण है इसके व्यास को हम दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल किधर है? बाहर की तरफ है। ये आपका है परावर्तक तल। ये आप याद रखना, जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी दर्पण होता है और उत्तल दर्पण हमारा अपसारी दर्पण होता है। ठीक है, अपसारी का मतलब किरणों को फैला देना, अभिसारी का मतलब किरणों को इकट्ठा कर देना। बात समझ गए? तो अभी आप समझ गए ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारक। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं मुख्य फोकस, फोकस दूरी, और तीसरा चीज बताएंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अब आप सभी परिभाषाओं को एक साथ एक फिगर में देख लें। ठीक है, सपोज करो ये आपका खोखला गोला है, इधर आपका एक खोखला गोला है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से कर देते हैं।
ये आपका एक खोखला गोला है और इसका एक कटा हुआ भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और बाहर की तरफ इसका कलई कर दो। बाहर की तरफ जब कलई हो जाएगा तो परावर्तन अंदर से होगा, मतलब ये आपका हो जाएगा अवतल। ठीक, इसमें भी एक कटा हुआ भाग ले लो, कटा हुआ भाग ले लो। तो इसमें क्या करो आप, कलई अंदर से कर दो, तो परावर्तन किधर से होगा, बाहरी सतह से होगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो बात आती है पहला नंबर कि ध्रुव क्या होता है। ठीक है, एक साथ हम आपको बता दे रहे हैं फिगर के साथ। ध्रुव क्या है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है P, इसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। अब आपका आ गया वक्रता केंद्र, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। ठीक है, तो जो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सी हो गया। सी से पी तक की जो दूरी होगी यही होगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण हमारा जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई बात आपकी वक्रता त्रिज्या की। अब आता है द्वारक। क्या आता है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो ये जो दर्पण का जो व्यास है, मीन समझो इसका एक सिरा और दूसरा सिरा, इसको हम बोलते हैं दर्पण का व्यास, तो इसे ही हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। बात समझ गए। अब एक बात आती है मुख्य अक्ष का, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है यही आपका कहलाता है मुख्य अक्ष। क्लियर, क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। इन छोटी छोटी बातों का जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको आगे आने वाले डेरिवेशन में तनिक भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप देखो अभिलंब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दर्पण का अभिलंब। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि दर्पण का अभिलंब क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों से पूछो तो यही बताते हैं कि आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को ही हम दर्पण का अभिलंब कहते हैं। परिभाषा ये सही है। ठीक है, बट आप ये समझो कि जब परावर्तक पृष्ठ अवतल और उत्तल के रूप में होगा तब दर्पण का अभिलंब किधर होगा। बात समझ गए। तो दर्पण का जो अभिलंब होता है दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है दर्पण का अभिलंब कहलाती है। बात समझ गए। मतलब दर्पण का जो यहां से यहां तक का पृष्ठ है इसके किसी भी बिंदु को यदि हम दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला देते हैं तो वही आपका क्या कहलाती है, दर्पण का अभिलंब कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आ रहा है ना? यदि आ रहा है तो एक कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। समझ गए। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। बात समझ में आया? अब आप देखिए दर्पण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। दर्पण बेटा दो प्रकार का होता है, हम आपको बताते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा वेट करो। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ पे कलई होती है और परावर्तन अंदर की सतह से होता है। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका कहीं न कहीं वक्रता केंद्र होगा C, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक उत्तल दर्पण आप बना लो। ये आपका समझो उत्तल दर्पण है
और उत्तल दर्पण क्या होता है? ये तो अभी दर्पण है, उत्तल दर्पण नहीं है। कब होगा उत्तल? जब इसकी दबे हुए सतह पे हम कलई कर देंगे और परावर्तन उभरे हुए सतह से करेंगे तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है ये ध्रुव कहलाता है। इसका वक्रता केंद्र यहाँ सपोज है C, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए सतह से होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है। अब आप ध्यान देना कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब यहाँ से किरणें चलती है तो दर्पण से टकराएगी और परावर्तन होगा, ठीक है। तो परावर्तित होके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके मिलती है वही आपका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, अवतल दर्पण नहीं केवल दर्पण, तो आप बोलेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे वास्तव में मिल रही है, लेकिन अभी हम उत्तल दर्पण का बनाएंगे तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया या वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को हमेशा कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और मुख्य फोकस जो होता है ना C और P के एकदम बीचों बीच में होगा। आप जब एग्जाम में फिगर ड्रा करना तो F को C और P के बीचों बीच में रखना, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत रे डायग्राम गड़बड़ हो सकता है बट आप गड़बड़ मत करना, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा बीचों बीच में नहीं है बट आप बनाना तो ये बीचों बीच में आना चाहिए। अब आप इसे देखो, यहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही है भाई, यहां जाएगा तो टकराएगा तो परावर्तन होगा तो इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर कलई की गई है, तो परावर्तन होगा तो इसी माध्यम में वापस जाएगा, ठीक। सपोज यहां से कोई किरण गई तो ये इधर चली गई, ठीक। यहां से कोई किरण गई तो ये इधर आ गई टकरा करके परावर्तित होकर के, ये गई ये टकरा के वापस आ गई परावर्तित होकर के। अब आप समझो, तो ये किरणें जब परावर्तित होंगी तो कहीं मिलेंगी तो है नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ पीछे की तरफ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। और मुख्य फोकस जो होता है P और C के बीचों बीच में होता है, P और C के क्या होता है? बीचों बीच में होता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। बात समझ गए? तो यदि आपका प्रश्न आता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। मतलब एक साथ आप दोनों परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताइए, तब आप स्पेशली अवतल दर्पण के लिए परिभाषा देंगे। क्या देंगे? कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
ये आप ध्यान रखना कि मुख्य फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और मुख्य फोकस सी और पी के बीच में होता है। मतलब जितनी दूरी पी से एफ की होगी उतनी ही दूरी एफ से सी की होगी। ठीक है, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। जितनी दूरी एफ की पी से होगी उतनी ही दूरी एफ की सी से होगी। और आपको यह भी पता है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। बात समझना, मतलब पी से सी की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब आप बात समझो, ये तो आपका क्लियर हो गया मुख्य फोकस। अब बारी आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी की, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब आप ध्यान देना थोड़ा, फोकस दूरी का क्या परिभाषा होगा? दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण का ध्रुव, कोई भी दर्पण हो, दर्पण का मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मतलब F से P की दूरी, F से P के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना आप, मतलब P से F की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। अभी हम आपको क्या बताएं कि F जो होता है, मुख्य फोकस जो होता है, C और P के बीच में होता है। मतलब P से जितनी F की दूरी होगी उतना ही F की C से दूरी होगी। मतलब PF P, मतलब ये हो जाएगा PF प्लस FC बराबर PC, बराबर क्या हो जाएगा? PC। PF क्या है? फोकस दूरी है ना। किसी भी दर्पण का फोकस दूरी पूछ देगा। यदि पूछ दिया केवल फोकस दूरी बताइए तो आप बोलना दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण का पूछ दिया तो वही बात बोलना है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का अब विशेष ध्यान रखना। और मुख्य फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो आप ये समझो PF, अभी आपको क्या बताया? F क्या है? P और C के बीचों बीच में है। तो PF प्लस FC बराबर क्या होगा? PC होगा। मतलब P से F की दूरी होगी फोकस दूरी F, उतना ही दूरी इधर भी होता है तो ये भी F होगा, बराबर PCR होगा। F और F क्या होगा? 2F होगा, बराबर R। मतलब ये आपका निकल के आ गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसका डेरिवेशन आपका सिलेबस में है नहीं इस साल के लिए, इसके लिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा। और आपका मुख्य और आपका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध निकल के आ गया 2F बराबर R, या फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या यूं कहें 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2F बराबर हो जाएगा R। मतलब फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। आपको यदि फोकस दूरी पता चल गई तो वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हो। यदि आपको वक्रता त्रिज्या पता चल गई किसी भी दर्पण की तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताओ। कम से कम 1 लाइक तो जरूर करो यार। नहीं करोगे लाइक? कर दो। समझ गए? समझ में आ रहा होगा तो जबरदस्त तरीके से कमेंट भी कर देना। ठीक है, यदि चैनल पे नए होना तो क्या करना है पता है ना? करो करो, जो कुछ करना है करो, क्योंकि एग्जाम के अंत तक हम हर एक चैप्टर का मैराथन वीडियो लेके आएंगे और प्रयास करेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, तो अभी आप पढ़े कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी जो आपकी होती है F बराबर होता है R/2। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना कि ये आपका समझो ध्रुव है और ये आपका समझो वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है मुख्य फोकस। ठीक है,
ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और F आपका P और C के बीचों बीच में होता है, मतलब P से जितनी दूरी F तक होगी उतना ही दूरी F से C तक होगी। मतलब यदि ये F है तो इसको भी हम F बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F प्लस F बराबर क्या हो जाएगा 2F, या R 2 को इधर लेते आओ बराबर हो जाएगा F, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का जो डेरिवेशन है वो ऐसे नहीं है, उसका डेरिवेशन कुछ अलग प्रकार का है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसके लिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। आप बस इतना जानो कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक है। इसके पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मुख्य फोकस पढ़ा, वक्रता केंद्र पढ़ा, वक्रता त्रिज्या पढ़ा, मुख्य अक्ष पढ़ा, ठीक है। उत्तल दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण पढ़ा, ठीक है। अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहते हैं, इसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कोई भी काम करने के लिए उसके नियम कानून जानने पड़ते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या नियम है। पहला नियम है आपका, सपोज ये आपका दर्पण है, ये अभी दर्पण है, ना तो ये उत्तल है ना ही अवतल है। उत्तल कब होगा, जब परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होगा। अवतल कब होगा, जब परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होगा, ठीक है। तो यदि उभरे हुए पृष्ठ पे हम कलई कर दें और परावर्तन आपका दबे हुए पृष्ठ से हो, तब आपका होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये आपका होता है मुख्य अक्ष, ये आपका होता है ध्रुव, ठीक है। यहां समझो आपका हो गया वक्रता केंद्र, C और P के बीचों बीच में होता है मुख्य फोकस, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने का जो पहला रोल है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये मुख्य अक्ष है, क्या है ये मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपका हो गया पहला रोल, ठीक है। दूसरा रोल आप देखो, सपोज ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये आप समझ लो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बीचों बीच में होता है। पहला रूल क्या था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा रूल है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो तीसरा रूल क्या है। सपोज ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है और ये हमारा क्या है ध्रुव। इधर हमारा समझो वक्रता केंद्र है और इसके बीचों बीच में समझो मुख्य फोकस है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के ये आपके 3 नियम हैं। इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख लेंगे, ठीक है। एक नियम और होता है, उसको हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं तीनों नियम का हम यूज करके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। आगे बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आने वाले हैं, उन डेरिवेशंस को पढ़ने से पहले आप ये प्रकाश की छोटी छोटी बातें समझ लें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना को अच्छे से समझ लें।
यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करना है तो अवतल दर्पण द्वारा जिन भी स्थितियों में हम प्रतिबिंब बना रहे हैं उन स्थितियों को भली भांति आप समझ लें, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन यदि आप वीडियो देख रहे होंगे, यदि आप लाइन बाय लाइन सभी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद है, ठीक है। यदि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट करके आप बता दो कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है, नियम तो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप कहीं पॉइंट आउट कर लो, कहीं नोट कर लो, ठीक है। तब आपको प्रतिबिंब बनाना बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्या है बातें? सबसे पहली बात आपका यह है कि प्रतिबिंब बनाते समय जो भी हम वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने, वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है और बाईं ओर रखी जाती है। आप ध्यान रखना, कभी भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे और दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। बात समझ गए? और दूसरी बात, यदि कोई वस्तु अनंत पे है, यदि कोई वस्तु कहां पे है? अनंत पे है, तो वहां से जो किरणें आएंगी वो बिल्कुल समांतर आएंगी। कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। और यदि परावर्तन के बाद किरणें समांतर जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। क्या मैं बताया कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो वहां से जो किरणें आती हैं वो बिल्कुल समांतर आती हैं, वहां से जो किरणें आती हैं वो बिल्कुल समांतर आती हैं। और यदि कोई समांतर किरण जा रही है तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा, ठीक है। समांतर किरण जाएगी कब? परावर्तन के पश्चात यदि कोई दो किरणें समांतर होते हुए जा रही हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। तीसरी बात कि जो मुख्य फोकस होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में होता है। P आपका ध्रुव है, C आपका वक्रता केंद्र है और F आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? अब आप देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होती हैं। आप 6 स्थिति को याद कैसे रखेंगे उसका आप एक छोटा सा तरीका सीख लो। कोई विशेष तरीका नहीं है, बस समझने का थोड़ा खेल है। अब आप देखो, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। और ये आपका यहां से लेके यहां तक क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके बाहर यदि हम जाते हैं तो हम मान लेंगे कि वस्तु हमारा कहां पे है? अनंत पे है। वस्तु हमारा कहां पे है? अनंत पे है, ठीक है। अनंत पे वस्तु रख करके एक बार प्रतिबिंब प्राप्त कर लिए, फिर आप क्या करेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, मीन्स यहां पे रखेंगे। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन वस्तु को अनंत पे रखेंगे, दूसरा कंडीशन वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक। अब तीसरा कंडीशन देखो क्या है? तीसरा क्या है? C आएगा ना, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। चौथी बार C और F के बीच में रखेंगे, पांचवी बार F पे रखेंगे और छठवीं बार क्या करेंगे? F और P के बीच में रखेंगे। तो फिगर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाना है उसके लिए जो वस्तु की स्थितियों को हम रखते हैं कहां कहां रखेंगे। पहले अनंत पे, फिर अनंत और C के बीच में, फिर C पर, C और F के बीच में, फिर F पर, F और P के बीच में। तब आपकी 6 स्थिति कंप्लीट हो गई, ठीक। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहला स्थिति कि जब वस्तु कहां पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तभी हम आपको बताएं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो वहां से जो किरणें आएंगी वो बिल्कुल समांतर आएंगी, ठीक है। परावर्तन के पश्चात यदि किरणें समांतर जा रही हैं तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। इस बात का अब विशेष ध्यान रखना। तो जब वस्तु अनंत पर है तो यहां से किरणें समांतर आती हैं, ऐसे समांतर किरणें आई। सपोज इधर से आती है तो ये समांतर किरणें आई। और प्रतिबिंब बनाने के लिए ना बच्चों कम से कम 2 किरण को तो गुजारना ही पड़ेगा। 2 किरण आप गुजारेंगे तो परावर्तन के पश्चात या तो वो समांतर निकल जाएंगे
या तो कहीं वास्तव में मिलेंगी या तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी, तभी आपका प्रतिबिंब बन सकता है। वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अभी हम आपको बताएं प्रतिबिंब बनाने के नियम में कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है, और ये भी किरण कहाँ से होके जाएगी? मुख्य फोकस से होके जाएगी। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस F पर, ठीक है। और ये जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और यही प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो आपका उल्टा भी होता है और दर्पण के सामने भी है और वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, मतलब यदि वस्तु अनंत पे रखा गया है तो वस्तु की जो साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। क्या होगा? बहुत बड़ी होगा। यदि अनंत पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब का भी साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखें, वहां से समांतर किरणें आई तो परावर्तन के पश्चात कहां से गई? मुख्य फोकस से गई, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना? मुख्य फोकस पर बना। वास्तविक व उल्टा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना। देख रहा ना, बिंदी के जैसा बना है, बहुत छोटा बना, ठीक। चलिए अब हम सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति, ठीक है। पहले स्थिति क्या थी? जब वस्तु हमारा कहाँ पे था? अनंत पे था। तो दूसरी स्थिति क्या होगी बच्चों? जब वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ठीक है। ये आप हर एक प्रतिबिंब बनाने में पहले से आप बना के इसको रखना, ठीक है। मैं केवल प्रतिबिंब बनाना ही आपको सिखाऊंगा। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, सी हो गया। मुख्य फोकस आपका सी और पी के बीचों बीच में होता है। एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, याद ही हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हमारा वस्तु कहाँ पे है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर रख दिए, ठीक। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 किरणें निकलेंगी और परावर्तन के पश्चात कहीं या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। एक किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर चला लो। तो अभी हम आपको बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हैं, ठीक है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हैं। अब आपको दूसरा किरण गुजारना है। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप वक्रता केंद्र से गुजार दो डायरेक्ट, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप मुख्य फोकस से गुजारो, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो सबसे सिंपल तो हमें यही दिख रहा है कि वक्रता केंद्र से गुजार दो, और वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरणें हैं वह क्या होती हैं? परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। अब आप देखो ये दोनों किरणें मिल कहाँ रही हैं? ये समांतर गई, परावर्तन हुआ, मुख्य फोकस से गई, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र से गया तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, ठीक है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे आके मिल रही हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब आप देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के मध्य बनता है। सी आपका वक्रता केंद्र है और एफ आपकी फोकस दूरी है। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है वो आपका होता है वास्तविक व उल्टा, और साफ साफ दिख रहा है कि ये वस्तु से क्या है? छोटा है। साफ साफ दिख रहा है कि वस्तु से क्या है? छोटा है। जितना बेहतर तरीके से आप प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे, ठीक है।
अब हम इसी सीरीज में तीसरा कंडीशन पढ़ते हैं। पहला कंडीशन था अनंत पे, दूसरा कंडीशन था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब तीसरा क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, अब आप ध्यान रखो, वस्तु हमारा कहां स्थित है? वक्रता केंद्र पे। ठीक है, सही मेजरमेंट लेके यदि आप वस्तु को रखोगे और प्रतिबिंब बनाओगे, ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। फ्री हैंड यदि आप बनाते हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाए, ठीक है, लेकिन फ्री हैंड के कंडीशन में आप ये बात जरूर याद रख लेना कि वस्तु कहां पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो आप फ्री हैंड भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं पता रहेगा कहां प्रतिबिंब बन रहा है तो फ्री हैंड हो सकता है कि आपका डायग्राम इधर उधर हो जाए। ठीक है, तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु से हम किरण को गुजारेंगे। यहां से दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो वो कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। बात क्लियर? कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, अब दूसरी किरण जब हम गुजारेंगे तो उसके लिए केवल एक रास्ता है। कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। तो जब दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से गुजारते हैं तो आप नियम में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो यहां आपका प्रतिबिंब बन गया, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। कहां बना प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब पहला नंबर, वक्रता केंद्र C पर। ठीक है, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक व उल्टा। क्या होता है? वास्तविक व उल्टा। और साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब की साइज है वो वस्तु के क्या है? बराबर है। प्रतिबिंब की साइज वस्तु के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की चौथी स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहला स्थिति हो गया अनंत पे, दूसरा हुआ अनंत और C के बीच मतलब वक्रता केंद्र के बीच, और तीसरा हो गया C पे। चौथा क्या होगा बच्चों? C और F के मध्य। C मतलब वक्रता केंद्र, F मतलब फोकस दूरी। जब वस्तु कहां पे स्थित हो? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो वस्तु। कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम बीचों बीच में ही रखेंगे। तो जब अब यहां से दो किरण गुजारेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण हम कहां से गुजार रहे हैं? मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं। तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब आप देखो, पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आई, इधर आई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और ये दोनों किरणें जाकर के यहां पर मिली और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। क्लियर? मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक व उल्टा होगा, और वक्रता केंद्र के बाईं ओर होगा या वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य होगा। तो प्रतिबिंब पहला नंबर कहां बनता है? पहला नंबर बनता है वक्रता केंद्र के बाईं ओर या अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य। अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य।
मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो क्या बनेगा, वास्तविक व उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब में हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और यही प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देती है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ध्यान रखना। वास्तविक व उल्टा, ठीक है। और साफ साफ दिख रहा है कि वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान लगा के पढ़ो, मन से। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और समझ में आता है तब भी बताओ। जब बताओगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तक आपको चारों कंडीशन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो पांचवा भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बिंदास रहो, ठीक है। क्या है पांचवा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो। कहां हो, मुख्य फोकस F पर हो, ठीक। जब वस्तु को आप मुख्य फोकस F पे रखते हैं तो यहां से दो ही तरीके हैं किरण को चलाने का। एक, क्या कीजिएगा आप मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस। ये ऐसे आती है, हम बनाते वक्त ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मतलब परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर सीधे चली जाएगी। बात करिए। और दूसरी किरण जो होती है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें होती हैं ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब आप देखो, ये दोनों किरणें समांतर जा रही हैं। शुरू में ही आपको हम बताए थे कि जब कहीं से कोई किरण समांतर आती है तो इसका मतलब वस्तु अनंत पर है, और जब कोई किरण कहीं समांतर जाती है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। बात क्लियर ना, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, क्लियर। और अनंत पे कोई वस्तु होगा या कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी साइज कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। ये वास्तविक व उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा। और इसकी साइज जो होती है वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्लियर। अब आप देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन और छठा कंडीशन, ठीक है। यदि बोर्ड एग्जाम में प्रतिबिंब बनाने वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रश्न के पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है बाकी 5 की अपेक्षा। बात समझ गए। ये अभी जितने भी कंडीशन आप पढ़े उन सभी कंडीशन में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था। अब मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। दर्पण के सामने बन रहा था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा था, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था। और मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। छठा कंडीशन कुछ अलग है, पांचों से अलग है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। बात समझ में आया। चलिए देखते हैं छठा कंडीशन क्या है। जब वस्तु मुख्य फोकस F और ध्रुव P के मध्य हो, ठीक है। वस्तु को आप यहां पे रखो F और P के मध्य। जब वस्तु आपका F और P के मध्य होगा तो 2 किरण कम से कम चलानी होगी किरण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। एक किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? ये किरण ऐसे आती है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरी किरण को आप वक्रता केंद्र से गुजार दो और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इसे आप आगे तक बढ़ाओ
अब आगे तक ये किरण और ये किरण आगे तक बढ़ाने पर क्या दिख रहा है कि ये धीरे धीरे चोंच की तरह ऐसे फैलता जा रहा है। जब ये चोंच की तरह ऐसे फैलता जाएगा इसका मतलब ये आगे कहीं भी मिलने वाला नहीं है, और जैसे जैसे इसकी चोंच बढ़ती जाएगी ये यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिलेगा ना, इसका मतलब ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, और इसको जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जहां मिलेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसे? आप इसे आगे तक बढ़ाओ, ये भी आगे तक बढ़ा और यहां आपका मिला, ठीक है, तो यही आपका प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब है सीधा बन रहा है और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है और आभासी होता है। बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था। छठा कंडीशन आप याद रखना, जब वस्तु को F और P के मध्य रखा जाता है तो दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है और आभासी होता है। बात क्लियर? तो प्रतिबिंब कैसा है? दर्पण के दाईं ओर है, या यूं कह सकते हो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा है क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या है? ऊपर है। आभासी व सीधा है, और वस्तु से जो इसकी साइज है वस्तु से क्या है? बड़ा है। बात क्लियर? तो ये छठा कंडीशन आप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे भी हम आपको छठा कंडीशन याद दिलाते रहेंगे, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप सीख लिए। अब हम आपको सिखाने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में जो इंपॉर्टेंट है ना वो अवतल दर्पण ही है। उत्तल दर्पण में बस आप सीख लो कि प्रतिबिंब किधर बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है, इन्हीं 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, बाकी किसी कंडीशन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, बस आपको उत्तल दर्पण में यह सीखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। बस आप थोड़ा सा देख लो। पहला कंडीशन इसका है कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो? अनंत पर स्थित हो। तो उत्तल दर्पण आपका कुछ इस प्रकार होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन आपका उभरे हुए सतह से होता है और दबे हुए सतह पर कलई की गई रहती है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये P है ध्रुव, वक्रता केंद्र इसका इधर होगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। ठीक है, जितनी दूरी P की F से होती है उतना ही दूरी F की C से होती है। ठीक है, जितनी दूरी P की F से होगी उतना ही दूरी F का C से होगा। बात क्लियर? तो जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से जो किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं? समांतर आती हैं। ठीक है, सपोज ये 2 किरणें आई समांतर, जब किरण इस पे जाएगी तो परावर्तन तो होना लाजमी है। तो जब यहाँ से परावर्तन होगा तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, क्योंकि यही परावर्तन का नियम कहता है। किरणें आई, परावर्तन हुआ और इसी माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट गई। तब ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम आपको क्या बताए थे कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तब प्रतिबिंब इसमें कैसा बन गया? तो प्रतिबिंब, ध्यान देना आप, प्रतिबिंब बन गया आपका मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आभासी होगा व सीधा होगा।
क्लियर बात। अवतल दर्पण में आप 6 केस पढ़े थे। पहला केस आप क्या पढ़े थे, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पे। जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही। ठीक है, कुछ 3-4 पॉइंट हैं, उन्हें आप याद रखो। अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पे, वस्तु आपका वक्रता केंद्र पे है तो वस्तु वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको हम बताए थे वो था क्या, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य जब होगा तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। 4 कंडीशन आपके दिमाग में सेट हो गया तो 2 कंडीशन नहीं सेट हो जाएगा, हो जाएगा ना। अनंत पे वस्तु तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पे वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर, दोनों उल्टा है। वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा। और चौथा कंडीशन तो आपको 100% याद ही करना है। क्या है चौथा में 6वां कंडीशन क्या है, जब वस्तु F और P के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ गए। तो अवतल दर्पण के 5 कंडीशन में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना था। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। उत्तल दर्पण के पहले ही कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी व सीधा बन गया। ठीक है, बात आप ध्यान रखना, आगे इसकी बहुत जरूरत है। समझ में आई बात। चलिए आपको बताते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जरूरत भी आपको कहीं पढ़ने वाली नहीं है और ना तो ये आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, बट आप देख लो। मतलब कंडीशन ये कह रहा है कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु को रख दो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो क्या होती है, क्या होती है, या तो मुख्य फोकस से जाएगा या तो जाता हुआ प्रतीत होगा। तो अवतल दर्पण में जाता है लेकिन उत्तल दर्पण में जाता हुआ प्रतीत होता है। बात क्लियर। तो ये आपका मुख्य फोकस से जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। और एक किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजार दिए तो जो किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। बात समझ गए। तो जब माध्यम में वापस लौट आया तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। आभासी क्यों बना, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। आभासी व सीधा बना और वस्तु से छोटा बना। बात क्लियर। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान रखिएगा, शुरू से लेके 5 कंडीशन तक अवतल दर्पण में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना है और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के 6वें कंडीशन में बना था। 6वां कंडीशन आपका क्या है, जब वस्तु F और P की मध्य हो। ये कंडीशन आप भूलना नहीं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही बेहतरीन यूज होने वाला है। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण भूल जाओगे चलेगा, बट आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना मत भूलना। एक एक कंडीशन आप तैयार कर लो क्योंकि उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है और दोनों कंडीशन में आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना है। आभासी सीधा प्रतिबिंब किधर बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर, दर्पण के दाईं ओर। ठीक है, चलिए अब आपको हम एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं जिससे दर्पण में आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। बात समझ में आया बच्चों, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और आपका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है स्मॉल f। तो इन तीनों में जो संबंध है ना वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र। इन तीनों में क्या संबंध है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/4
चू। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/चू। अब किस दर्पण के कंडीशन में u माइनस होगा, किसके कंडीशन में u प्लस होगा, किसके कंडीशन में v माइनस होगा, किसके कंडीशन में v प्लस होगा, ये सभी हम आपको आने वाले 5 से 6 मिनट में बताने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, छोटी से छोटी चीज हम आपको सिखा देंगे कि प्रकाश में आने वाला बड़े से बड़ा डेरिवेशन भी आपको बौना लगे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश वाले चैप्टर में एक से एक अच्छे अच्छे डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उन डेरिवेशंस को करने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो तकलीफ ना हो इसके लिए आप प्रकाश की जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उसको आप पहले सीख लो, तब आप डेरिवेशन करोगे। क्योंकि मैं तभी डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि जब तक छोटी छोटी बात मैं नहीं सिखा लूंगा मैं कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कब U निगेटिव होगा, कब V निगेटिव होगा, कब F निगेटिव होगा, कब F पॉजिटिव होगा, कब V पॉजिटिव होगा, कब U निगेटिव होगा या पॉजिटिव, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखता हूं। कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, यह आपका मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर क्या रखा जाता है, वस्तु रखा जाता है। वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। पहली बात यह है कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबाई है, ठीक है, कोई भी लंबाई हम नापेंगे तो वो धनात्मक होती है। अब मुख्य अक्ष के नीचे जो लंबाई नापेंगे वो ऋणात्मक होती है। अब आप ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के ऊपर केवल वस्तु होती है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे भी हो सकता है और मुख्य अक्ष के ऊपर भी हो सकता है। तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो आभासी और सीधा होगा, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए प्रतिबिंब कोई वास्तविक और उल्टा हो तो मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो निगेटिव होगी उसकी लंबाई। यदि कोई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर हो, मतलब ये क्या हो, आभासी हो, और ये क्या हो, वास्तविक हो, तो इसकी नापी गई लंबाई हम धनात्मक ले लेंगे। अब आप ध्यान से समझो, कोई भी दूरी हमको नापना हो, ध्रुव से हम नापेंगे। जो भी दूरी हमको नापना हो वो हम दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दूरी हम वस्तु से ध्रुव की तरफ नहीं नापेंगे। ध्रुव से वस्तु और वस्तु से ध्रुव दोनों दूरी तो सेम होगा ना, ध्रुव से वस्तु तक यदि 5 मीटर है तो वस्तु से ध्रुव तक भी तो 5 मीटर होगा। लेकिन यहां पे साइन का मतलब है प्लस होगा कि माइनस। तो जितनी भी दूरी आप नापेंगे वो ध्रुव से नापेंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ध्रुव से यदि मान लीजिए इस वस्तु तक दूरी नाप रहे हैं तो वस्तु आपका ध्रुव के किधर हो गया, बाईं ओर हो गया। तो ध्रुव से बाईं ओर नापी गई जितनी भी दूरियां होंगी उनको हम ऋणात्मक लेंगे, और ध्रुव से दाईं ओर नापी गई जितनी भी दूरियां होंगी उनको हम धनात्मक लेंगे। बात आपका क्लियर हो गया होगा कि वस्तु को हम मुख्य अक्ष के ऊपर दर्पण के सामने रखते हैं बाईं ओर। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की जो नापी गई लंबाई होती है वो धनात्मक होती है। वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे जो नापी गई लंबाई होती है ऋणात्मक होती है। ध्रुव के बाईं ओर जो दूरी हम नापते हैं वो ऋणात्मक, और ध्रुव के दाईं ओर जो दूरी नापते हैं वो धनात्मक। क्लियर, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब कैसे बनाए थे उन कंडीशंस के हिसाब से हम बताते हैं कि अवतल दर्पण में क्या क्या निगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, और उत्तल दर्पण में क्या निगेटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए पहले हम बताते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, आपको सारे कंडीशंस याद होंगे, तो हम पहले 5 कंडीशन के लिए बताते हैं। पहला 5 कंडीशन, पहली जो 5 स्थिति थी, ठीक है। पहली 5 स्थितियों में हमारा क्या बना था, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था। आप यहां लिख लेना, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा।
क्लियर बात? अब आप ध्यान रखेंगे, पहले आप देखो यू क्या होगा। यू मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो नापेंगे वो निगेटिव ही होगा, तो यू आपका निगेटिव होता है। भी देखो प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब के लिए मतलब केवल 5 स्थिति के लिए, छठा स्थिति नहीं, क्योंकि छठा स्थिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है, ठीक है। तो भी वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो प्रतिबिंब मान लो यही बनेगा ना, इधर ही बनेगा, मतलब ध्रुव से जब दूरी नापेंगे तो बाईं तरफ हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब बात आती है फोकस दूरी की, ठीक है। तो यदि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का कंडीशन दिख रहा है, तो इधर आपका वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में मुख्य फोकस होता है, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। मतलब इसकी फोकस दूरी ध्रुव के बाईं ओर होगी, और ध्रुव के बाईं ओर जो नापी गई दूरी होती है बच्चों, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब आती है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई आई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में एच डैश या एच से भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जैसा रेफरेंस बुक होगा या एनसीईआरटी का जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आगे जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे सभी जगह प्रतिबिंब की लंबाई को आई के रूप में ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे जो नापी गई दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहेगा, तो ये आपका हो गया धनात्मक। अब आती है बात वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या भी तो इधर ही रहेगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। वक्रता केंद्र आपका इधर है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव के क्या होगा, बाईं ओर होगा, ठीक है। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस हिसाब से वक्रता त्रिज्या भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं इसके छठा स्थिति की। छठा स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ है, F व P के मध्य। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी व सीधा। तो U आपका ऑलवेज निगेटिव होता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के इधर बन जाएगा, और ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए B क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। U और V आपका क्लियर हो गया, U क्या है निगेटिव और V क्या है पॉजिटिव। अब आप देखो F तो वही होगा जो पांचों कंडीशन का है, मतलब F आपका निगेटिव हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। I आपकी है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब हमें क्या बन रहा है, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए वस्तु की लंबाई भी क्या होगी, ऑलवेज धनात्मक होगी। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अभी आपका अवतल दर्पण का प्रथम 5 स्थिति भी आपको समझा दिए अच्छे से, और छठा स्थिति भी हम आपको अच्छे से समझा दिए। प्रतिबिंब का बनना और ये कंडीशन, चिन्ह परिपाटी का कंडीशन आपको नहीं भूलना है यदि आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। यदि आपको ये क्लियर नहीं होगा, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% गलत होगा। आप चेक करके देख लेना, ऐसे मत पढ़ना, बस याद कर लेना कि U कब निगेटिव होता है, U पॉजिटिव है, F निगेटिव है। बहुत बच्चे ऐसे याद करते हैं कि अवतल दर्पण का U निगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, F निगेटिव। आप याद करना और याद करके क्वेश्चन लगाना, लग जाए तो बताना 10 क्वेश्चन। समझ लो एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन हम पढ़े थे। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी व सीधा। क्या बनता है, आभासी व सीधा। तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, तो U तो आपका निगेटिव होगा ही होगा,
v क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ये आपकी पॉजिटिव होगी। f दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि जो इसकी फोकस दूरी बनती है उत्तल दर्पण में ना, वो दर्पण के दाईं ओर बनती है। वक्रता त्रिज्या भी दर्पण के दाईं ओर बनता है। वक्रता केंद्र भी दर्पण के दाईं ओर होता है, समझ गए, मतलब दर्पण के पीछे होता है। अब आप समझो, प्रतिबिंब की लंबाई आभासी व सीधा है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। अब मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई लंबाई होती है कैसा होता है बच्चों, धनात्मक होता है। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाएगा। अब मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई जो भी लंबाई होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। तभी हम आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों कंडीशन बेहतर तरीके से आपको समझा दी है। यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत हुआ है, इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो, प्रतिबिंब का बनना देख लो और चिन्ह परिपाटी देख लो, क्योंकि इसके बिना आप प्रकाश का न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ये यदि आपका तैयार है तो प्रकाश के न्यूमेरिकल आप चुटकियों में लगा देंगे। समझ गए, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब आप देखें कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों, आप समझ लो। रेखीय आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। और रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात। वस्तु की लंबाई का अनुपात मतलब यदि आप रेखीय आवर्धन का परिभाषा देना चाहेंगे तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो। रेखीय आवर्धन क्या होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन का दर्पण के केस में एक और फार्मूला होता है, m बराबर माइनस v अपान u। ठीक है, v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी बटे u क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी। तो एक परिभाषा आप इससे भी दे सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो दो परिभाषा आपके सामने निकल के आ गया, क्या कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी तथा वस्तु तक की दूरी के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब आप ध्यान रखना कि m बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है I बटे O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है माइनस v बटे u। ये दर्पण के लिए होता है। जब आप लेंस पढ़ेंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आप देख लो, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा हो, वास्तविक व उल्टा हो, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी, और वस्तु की लंबाई तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तब आपका इस केस में रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I बटे O, मतलब I का मान है निगेटिव, वस्तु की लंबाई है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो निगेटिव बटे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब आप ये ध्यान रखना कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब आप देखो आभासी व सीधा प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी व सीधा के केस में क्या होगा, आभासी व सीधा।
आभासी व सीधा के केस में जो प्रतिबिंब होगा वो मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, और वस्तु की लंबाई तो ऑलवेज धनात्मक होगी। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन m यदि हम निकालते हैं तो फार्मूला होता है I/O, I धनात्मक और O धनात्मक, धनात्मक बटे धनात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक। मतलब सीधा सीधा बात आप ये जान लेना कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी व सीधा प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन m का जो फार्मूला होता है I/O बराबर -B/U। लेंस में ये फार्मूला थोड़ा सा बदलेगा, अभी आप लेंस का मत सोचो, जब लेंस पढ़ाएंगे तो वहां आपको हम बताएंगे। और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब के लिए m का मान कैसे निगेटिव होता है हम आपको बता दिए, और आभासी व सीधा के लिए भी कैसे पॉजिटिव होता है ये भी हम आपको समझा दिए। बात समझ में आ गई। अब आपके जितने भी दर्पण के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपका एक वीडियो में खलास हो गया। आगे जो आने वाला वीडियो होगा वो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होगा। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने से पहले आप ये मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपका प्रकाश वाले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आने वाले अन्य मैराथन क्लास में बड़े बड़े डेरिवेशन होने वाले हैं, और उन सभी डेरिवेशंस में इन दर्पणों का यूज होने वाला है। बात समझ में आ गई बात। तो आप दर्पण को स्किप मत करना। दर्पण एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का बेसिक समझने के लिए। ये बेसिक समझेंगे तो आप बड़े बड़े डेरिवेशन कर पाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू प्रिंट रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके बाद हम इसके बहुविकल्पी प्रश्न वाले वीडियो में।